अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। देखें जी, कहा जा रहा है कि जी 27 मई 5 दिन की छुट्टियों के बाद जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगी तो जाने क्या हो जाएगा, क़यामत खड़ी हो जाएगी। पीडीएम भी परेशान है, हुकूमत जिनकी है, और खुसूसी इजलास तलब कर दिया गया है 26 को, मतलब आज होगा पाकिस्तान में। हमारे यहाँ तो इस वक्त रात के 4 बज रहे हैं, अभी सुबह नहीं हुई है। तो बड़े फैसले होने जा रहे हैं जी। कुछ लोग कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ जाएगा, जजों को डिसमिस कर देंगे और अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएंगे, नया बेंच बनेगा और पता नहीं क्या क्या। अच्छा, मैं ऐसा कुछ नहीं समझता। मेरा ख्याल है जम्पशन है, एक्सपेक्टेशन है मेरी, और गो रॉन्ग इसमें कोई, इट कुड बी रॉन्ग, कोई कह नहीं सकता कोई फाइनल चीज़। कि देखें, जो मुझे लग रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है कि सासू माँ की, वो लतीफ़ा तो सुन लिया होगा आपने कि सासू माँ को मदर इन लॉ अंग्रेजी में क्यों कहते हैं कि कानून वो कंट्रोल करती है। तो खैर वो तो लतीफ़ा है। अच्छा हाँ, पहले मैं यहाँ बात काट के, बहुत से लोगों ने कहा कि जी इस प्राइवेसी जो ब्रीच हुई है इसकी आपने मदम्मत नहीं की। ये आइडियलिस्टिक बातें छोड़ें। वहाँ पर क्या क्या ब्रीच हो गया, मतलब अब ये कोई नई बात हुई है जिस पर आप बड़े सिविलाइज हैं, बड़े महज़िब कौम हैं, बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल वेल प्रॉपर, और जी ये पहला कोई वाक़या हुआ है। घरों से लोगों को उठा के ले जाते हैं, गायब कर देते हैं, मार डालते हैं। ये जो आपके मीडिया पे बातें करते हैं ना, ये आइडियलिस्टिक, आपको सिर्फ दिल लुभाने के लिए रोमांस होता है। अदरवाइज इन बातों का कोई मान ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन आपके यहाँ 99% लोगों को पता भी नहीं है, ना पढ़ाया जाता है, ना सिखाया जाता है, ना सेमिनार होते हैं, ना कॉन्फ्रेंस होती हैं। और जो कॉन्फ्रेंस होती भी हैं ख़ास मौके पे, वहाँ पे भी वीवीआईपी, जो ये लूट मार माफिया है ना सारी, ये अशराफिया, यही लोग शामिल होते हैं। वो वकला हों, वो जजेज हों, वो मीडिया हो, वो इंटेलेक्चुअल विंग के लोग हों, सारे। एनीवे, देखें, सिचुएशन ये है कि आपने नोट किया कि जब प्राइम मिनिस्टर प्रॉब्लम में था वो सऊदी अरब नहीं गया, और सबसे बड़ा हमला कहाँ पर हुआ? फौज पे हुआ है, आर्मी चीफ पे हुआ है, जो रोज़ नाम लेके इंडिकेट करके उनके खिलाफ नारे लगवाए जाते हैं। दुनिया भर में गंदा किया जा रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है, और खान कहता है मेरे सोशल मीडिया के लोगों को उठाया जा रहा है। वो आर्मी चीफ चीन चला गया है इस मौके पर। आर्मी रिलेशन है और आर्मी थिंग्स डिस्कशन में होंगी वहाँ। तो इसका मतलब है कि यहाँ सब कुछ उनके कंट्रोल में है। अच्छा, फिर खान साहब अपने मुंह से कह चुके हैं ना कि आर्मी चीफ मेरा मुखालिफ है। और आपको बहुत याद होगा कि बहुत पहले बता दिया था कि अगर आर्मी चीफ ने इनकी चोरियाँ पकड़ी थी एज ए ISI चीफ तो वो मर सकता है, इन्हें इख्तियार में नहीं आने देगा जब तक वो मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि कोई रास्ता निकलेगा, हुकूमत कंटिन्यू करेगी। इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे नहीं होंगे इस पर बहस से हटकर, अब तो PTI के लोग ये कह रहे हैं कि जी अगली हुकूमत PTI और आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी मिलकर बनाएंगे। बिलावल चेयर जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, अब उसमें इमरान खान होंगे नहीं होंगे। तो मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, वो तो डाकू कहता है। तो कहने लगे खान साहब की कलाबाजियाँ तो आपको पता है ना। फिर उन्होंने जो वाक़यात सुनाए, आज मैंने 4 उन ऐसे अफराद से गुफ्तगू की है जिन्हें टिकट नहीं मिला और पूरे पंजाब में मुजाहरे हो रहे हैं। मैंने तो कहा था कि खान साहब की मकबूलियत का फैसला होने जा रहा है, क्योंकि जो लोग खान साहब को जानते हैं, उनकी पार्टी को समझते हैं, उन्हें पता था क्या होगा। मैं अभी आता हूँ उस तरफ। तो मुझे नहीं पता कि PTI के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे नहीं बनाएंगे, इंतखाबात होंगे नहीं होंगे। GTV पे आइडियलिस्टिक जो जर्नलिस्ट हैं हमारे, जो इस अशराफिया का हिस्सा है कि जी ऐसा ना हो कि अगले साल हम आइन की बरसी मना रहे हो। आइन की बरसी तो अयूब खान के दौर से भी पहले शुरू हो गई थी। उसके इंतकाल को तो पहला आइन ख़त्म हुआ, दूसरा आया वेरी सेकंड डे आइन की बरसी हो गई थी जब इमरजेंसी लगाई गई थी। मतलब कौन से आइन की बात करते हैं। तो ये सब आपका दिल बहलाने के लिए, और सबसे पहले जहन के हर खाने में रखें। मैं आपको भी एक वीडियो भी दिखाऊंगा कैसर बंगाली साहब का, जो एक बहुत बड़े इकॉनमिस्ट हैं पाकिस्तान के। आपने उनको
आज आप में से अक्सर ही जानती होंगी। चलो मैं पहले वो वीडियो आपको दिखाता हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, और बलूचिस्तान के लोग बहुत अच्छी तरह इसको समझते हैं। इस मुल्क में पॉलिटिकल लीडरशिप को डेवलप नहीं होने दिया। मैं बलूचिस्तान का केस देता हूं। लोगों को धमकियां दी गई कि चुप करके बैठो, कत्ल कर दिया जाओगे। जिस तरह जाली ट्रेड यूनियंस बनाए गए इंडस्ट्री में, पूरे पाकिस्तान में इंडस्ट्री में ट्रेड यूनियन मूवमेंट को सबोटाज करने के लिए, इसी तरह जाली सियासतदान पैदा किए गए हैं जो रियासत की तनख्वाह पे है। तो ये कहना कि जी हमारी सियासी लीडरशिप की क्वालिटी बड़ी खराब है, ये क्वालिटी खराब जानबूझ के की गई है। हमारे यहां जुडिशरी में एक इम्प्लिसिट रूल है, अगर 10 जज है, 2 बहुत अच्छे होंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होंगे, जिसके नाम पे आप कहेंगे हमारी जुडिशरी बहुत अच्छी है। बाकी वो होंगे जिसकी फाइल बहुत खराब है, ताकि उसके हाथ मरोड़े जाए। सियासत में भी यही है, और बलूचिस्तान में मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है किस तरह जो रियासती सियासतदान है वो अवाम के सियासतदान को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और एक आखिर बात ये मैं करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बहस जो है ना, टेकिंग फ्रॉम व्हाट ही हैज जस्ट, आसिम हैज जस्ट सेड, ये बेकार है। ये देखने वालों को पता होगा कि अरसे दराज से कहता हूं कि ये सब दोले शाह के चूहे वही लेकर आए हैं, और बदल बदल के चेहरे उस निज़ाम को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं कहना ही चाहता था, इस वीडियो की रोशनी में फैसला कर लें, किसी की हुकूमत बने, आपको कुछ नहीं मिलना जब तक वो कभी पीछे नहीं जाते। और ये स्टेट उनके लिए बनाई गई थी, आप इसे माने आप इसे ना माने। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ये सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को, बार बार आपसे कहा है और आज फिर कह रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए है, ताकि आपको एड मिलती रहे, भीख मिलती रहे, इमदाद मिलती रहे, आप कौमों की बरादरी में यूनाइटेड नेशन में बराबर में बैठ सकें, आप पे कम से कम पाबंदी। उन्हें कोई मकसद नहीं है कि आपके यहाँ वोट कैसे पड़ता है, क्या होता है, ह्यूमन राइट्स क्या हैं, वो सब। अच्छा, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज आपके यहाँ सेटल नहीं हो सकते, इसलिए आप किसी जगह पर कश्मीर से लेकर किसी मामले पर स्टैंड नहीं ले सकते, क्योंकि जब आप ज़्यादा बात करेंगे तो आपकी चीज़ें निकाल के आपके सामने रख दी जाएंगी। तो ये जमहूरियत सब जाली है, और ये जो जमहूरियत के आपके यहाँ मतवाले दिखाए जाते हैं ये सबसे बड़े जाली हैं। मैं पूरे यकीन से ही बात कह रहा हूँ। इन्हें कोई मतलब नहीं है आम आदमी से। देखे ना, मीडिया आपके सामने है ना। आज पहली बार एक चैनल ने दिखाया कि जी गरीब ने, उसके घर में न चप्पल थी, बच्चों को न कपड़े थे, चाय एक पाव दूध में, उन्होंने वो चाय के साथ रोटी खाते हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। करोड़ों लाखों घर हैं वहाँ ऐसे। मगर आपने जो देखा ईद पर 3 दिन तक, वो से बड़ा कोई अलमिया हो सकता है? जब तक, याद रखिएगा, जब तक आपका मीडिया आपकी सोसाइटी से मैच नहीं करेगा, ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करेगा, कभी कोई तब्दीली नहीं आएगी। और ना इसकी इजाज़त है, और ना मीडिया विलिंग है कि ये काम करे, क्योंकि वो खुद अशराफिया का हिस्सा है। और दुख की बात यह है कि अक्सर कहता हूँ ना कि ये जो मिडिल क्लास ये होते हैं ना, लोअर मिडिल क्लास ये स्पेशली, इनकी ख्वाब गाड़ियाँ, बंगले, उस अशराफिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो एक एक करके जम मार के जो पहुँच जाता है उनका हिस्सा बन जाता है, वो बराबर का जुल्म ढाता है। अब मैं, ये बहस आपको कल पता चल जाएगी ना कि क्या होता है। कुछ नहीं होगा, यकीन रखें, कोई तब्दीली नहीं आने जा रही। अब मैं आता हूँ कि खान साहब ने जो बयान दिया कि बाजवा के कहने पे असेंबली तोड़ी, तो मुझे उस पर ना एक लतीफ़ा याद आया। थोड़ा वल्गर है मगर मजबूरी है, इससे बेहतर मिसाल नहीं दे सकता मैं, क्या करूँ। आपने वो लतीफ़ा तो सुना होगा, अक्सर ने सुना होगा, कि एक साहब सड़क किनारे बैठे रो रहे थे और मैं लुट गया, मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी इज्जत लूट ली, दौड़े मार मार के रो रहे। तो जो बहुत देर हो गई रोते हुए, तो कुछ लोग पास से गुजरे, उनमें कोई एक दाना भी था। उसने कहा यार हुणते हो गया ही ना जान दे,
जो क्यों शोर मचा के अपने आप को ही गंदा कर रहा है तू उसका बिगाड़ तो कुछ सकता नहीं, तो चुप करके अब घर चला जा। तो कहने लगा कि आज शाम को फिर बुलाया है। समझ में आया आपके? कहने लगे कि लुट गया, बर्बाद हो गया। उसने कहा कि अब चुप हो जा। तुमने कहा शाम को फिर बुलाया है। तो खान साहब वो लीडर है जिनको बाखुदा दिल करता है कि मंदिर में रखो, इनकी पूजा करो। कि वो नवंबर में रिटायर हो गया और उसने नवंबर से पहले ही कहा होगा आरिफ अलवी से जो सदारती महल में मिले कि आप असेंबलियाँ तोड़ दें तो हम आपके इंतखाबात करवा देंगे। जब वो चला गया उस पर गालियों की बौछार कर दी, उसे गद्दार, मीर जाफर, पता नहीं क्या क्या कह, तो ड्यूरिंग द सर्विस ही कह दिया था। और जब वो चला गया तो उसके कहने पर असेंबलियाँ तोड़ दी जनवरी में। मतलब आप इस शऊर पर, इस अक्ल, इस बसीरत पर मातम ही कर सकते हैं, मगर ये जो यूथ ये है ना, ख़ासकर जो खान साहब के इर्द गिर्द है, मैं आज आपको उनकी सच्चाई बताता हूँ। ठीक है, वह अल्लामा इकबाल का शेर है कि तू उन्हें डूबने से क्या रोकेगा है ना खुदा। हो सकता है मैं एक आध लफ्ज़ इधर उधर कर रहा हूँ कि तू उन्हें डूबने से क्या रोकेगा है ना खुदा, कि जिन्हें डूबना हो वो डूब जाते हैं सफ़ीनों में। कि लोगों को सब पता है। देखिए, मुझे कोई ओथ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका दिल चाहे मान लीजिएगा, ना दिल चाहे ना मानिएगा। अगर मैं सच कह रहा हूँ तो सोचिएगा हालात आपके हैं क्या। आज मेरी 4 डिफरेंट ऐसे, 2 से तो एक साथ कॉन्फ्रेंस लाइन पे बात हुई, फिर बाद में मेरी एक्साइटमेंट बढ़ गई तो 2 और लोगों से बात हुई जिनको टिकट नहीं मिले और जो पीटीआई के बहुत पुराने वर्कर हैं। उनमें 2 अफराद जो थे वो अपने इजला के सदर भी थे पीटीआई के। मैंने पूछा क्यों टिकट नहीं मिला पहले से, और कॉन्फ्रेंस लाइन पर एक इंतहाई पीटीआई के जियाले ने मेरी बात करवाई थी अमेरिका से, जिन साहब को पहले लिया। तो उन्होंने कहा कि अफाक भाई की दसा ए बड़ा ही झूठा आदमी हैगा, ए बड़ा ही मुनकर काफर आदमी हैगा। तो मैंने कहा आपको अब पता चला है? कहने लगे अंदाज़ा था, यकीन नहीं आता था। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगे 2018 में भी मैंने टिकट अप्लाई किया था, मगर परवेज़ इलाही वगैरह से बातचीत चल रही थी उस वक्त, तो मेरा टिकट उनके कहने पर कैंसिल कर दिया था। कहने लगे अब मेरा इंटरव्यू सुने क्या हुआ इस बार। तो मैंने उनको यहाँ रोका। मैंने कहा पहले ही बताया कि जमान पार्क भी पिछले दिनों कितनी गाड़ियाँ रोज़ लेके जाते थे, खाना कितना खिलाया। कहने लगे मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, मैंने पैसे तो कम खर्च किए, मगर मैं 20-20, 25-25 गाड़ियाँ भर के लेकर जाया करता था। और मेरे इलाके के लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे सच झूठ का नहीं पता कि मैं काम करता हूँ उनके लिए, मैं रात दिन लगा रहता हूँ, मेरा पैशन है पॉलिटिक्स जो है। तो बहरहाल खान साहब के सामने पेश हुए तो खान साहब ने उसका नाम लेके कहा कोई यार मैंने पता है कि तेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई सी 2018 मैं हूँ तेन कंपनसेट करांगा। तो उसके बकौल वो कहता है कि खान साहब ये तो छोड़े, वो तो आपकी मर्जी है, आपका दिल चाहे तो कर दीजिएगा, मैंने तो अप्लाई करना है और मैंने अप्लाई किया है। कहा कि देखें खान साहब हमारी तो ट्रेनिंग आपने की है कि इंसाफ के साथ खड़े रहो, कानून के साथ खड़े रहो और अमर बिल मारूफ के साथ खड़े रहो, मगर आपने हर चोर, लुटेरे, डाकू को अपने साथ शामिल कर लिया है, तो ये तब्दीली कैसे आएगी, ये आज़ादी कैसे आएगी। तो खान साहब ने कहा हुन गल छड़े यार, मजबूरियां होंदियां ने, पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान हैगा, चलना पैंदा है, करना पैंदा है। बहरहाल वो चला आया और फाइनल टिकट में उसका नाम नहीं था। अब दूसरे साहब जो उसी कॉन्फ्रेंस लाइन पे आए, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए वुमेन सीट के लिए गुफ्तगू की कि बताया। तो उन्होंने कहा गया कहीं से होते हुए कि जी जरताश गुल के पास चले जाइए। जरताश गुल के पास गए, उन्होंने मेरी वाइफ का इंटरव्यू लिया, सारा कुछ, और फिर कहा कि जी आपकी वाइफ की बड़ी अच्छी क्रेडेंशियल्स हैं और शी इज़ अ गुड कैंडिडेट। मगर जब वो चलने लगे तो उसी ऑफिस के लोगों ने बताया कि देखो जी अब आपकी रिकमेंडेशन जाएगी सराइकी बेल्ट के जो पीटीआई के चेयरमैन ओन अब्बास बुट
बुकटी साहब, जो मुझे याद पड़ता है नाम, ऑन अब्बास बुकटी साहब, वो आपका इंटरव्यू करेंगे, उसके लिए 2.5 करोड़ रुपए आप तैयार रखिएगा। मैंने बड़ा हैरत था, मैंने कहा 2.5 करोड़? कहने हाँ। तो मैंने कहा आप देंगे? कहने के कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो भी रिकमेंड करेगा खान साहब को, उसके बाद भी पैसे देने हैं। तो मैंने कहा यार, आप उनकी एजुकेशन पूछी। मैंने कहा आपकी वाइफ मास्टर हैं और जो आपने बताया बड़ी कन्या, और आप क्या हैं, तो उन्होंने अपना बताया सारा, तो मैं हैरान रह गया। वो पहले वाले साहब को भी, वो भी बहुत पढ़े लिखे। तो मैंने कहा आप लोगों को फील नहीं होता कि इससे तब्दीली आ सकती है, या ये स्टेटस को टूट सकता है, या चीज़ें बेहतरी के लिए? नहीं। तो मैंने कहा फिर? अब चुप, कोई जवाब ही नहीं। मैंने कहा देखें, जब तक आप लोग नहीं समझेंगे, जमहूरियत मिडिल क्लास से ही आनी है, आप जैसे लोगों से, मगर इनको चढ़ावे चढ़ाकर नहीं। तो उस पर जो जिन साहब ने मुझे यहाँ से लाइन पे लिया हुआ था, उन्होंने हर्षे कहने का, फाक भाई आपके जो दोस्त पिछली दफ़ा 2 लोग अमेरिका से जिनके भाइयों को टिकट मिले थे, उनमें से भी एक को नहीं मिला, बड़े नारे हमारे, और दूसरे को जो टिकट मिला है उसके भाई ने अमेरिका से पाकिस्तान में करोड़ रुपए खर्च किए हैं, क्रेडिट कार्ड लगवाए। यहाँ पिछले दिनों कोई बंदा आया, उन्होंने मुझे नाम तो नहीं बताया, कि उसको क्रेडिट कार्ड दिया, $22,000 की शॉपिंग करके गया वो आदमी। वो कहने लगे इस्लामाबाद मैरियट में 10-10 कमरे। मैंने कहा कि लाख 1.5 लाख खर्च किए होंगे। कहले नहीं अफाक भाई, मोर देन दैट, अराउंड, उन्होंने कहा कि 3 से 4 लाख डॉलर पहले खर्च हो चुके हैं। और फिर उन्होंने इसके कहा कि ये जो हाँ खर्च किए गए उन लोगों से ताल्लुकात भी आपने ही करवाए थे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। बहरहाल फिर उसके बाद 2 और से मेरी बात हुई मुख्तलिफ टाइमिंग में। मैंने कहा आपको क्या हुआ? कहने लगे जी वहाँ टिकट बिक रहे हैं, और अब पार्टी में बिल्कुल वाज़ेह है कोई। मैंने कहा कितने ऐसे लोग हैं आप जैसे जो डिज़र्व करते थे, जो काम करते थे, बंदे लाते थे? तो उनका कि कम से कम 110 लोग हैं हम जिन्हें टिकट नहीं दिया गया, और जो सॉलिड उम्मीदवार थे और जो पार्टी वर्कर हैं और पैराशूटर लाकर उनको पैसे लेकर टिकट दिया गया। फिर उन्होंने इंकशाफ किया कि देखें सारे टिकट कंट्रोल करते ही है बुशरा बीबी, और वो पैसे ले रही है। और पैसे भी कैसे ले रही है कि दुबई में उसकी बहन रहती है और गोगफरा गोगी भी रहती है, पैसे वहाँ जमा हो रहे हैं, वहाँ डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं, और फिर खासा फाइनल फैसला करते हैं। तो मैंने कहा अब होगा क्या? उन्होंने कहा क्या होना है, हम पीटीआई वर्सेस पीटीआई इलेक्शन लड़ेंगे और खास आपको पता चल जाएगा। तो और साथ में मुजाहरे कर। मैंने कहा अब भी आप लोग मुजाहरे कर रहे हैं, आपको सच्चाई सामने नहीं आ गई कि ये निज़ाम की तब्दीली के लिए नहीं आए हैं? कह लगे तो आफाक भाई कहाँ जाए, पॉलिटिकल वर्कर हैं, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ने तो अगर हालात ये ना किए होते, दरवाजे बंद ना किए होते, आम लोगों को आने दिया होता, पार्टी को ग्रो किया होता, तो आज ये दिन देखने ही नहीं पड़ते। हम लोग क्या करें? मैंने सर पीट लिया अपना। मैंने कहा मतलब मुझे हर सूरत में आपको चाहे रियासत ख़त्म हो जाए, मुल्क ख़त्म हो जाए, वक़ार दुनिया में आपका ख़ानदान ख़त्म हो जाए, मगर आपने ये पॉलिटिक्स करनी है। इसका जवाब नहीं था उनके पास। इसका मतलब ये कि उन्हें सियासत करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि मुल्क कहाँ जा रहा है, रियासत कहाँ जा रही है, आम आदमी के हालात कहाँ जा रहे हैं। उन्हें तो सिर्फ इससे मतलब है कि जनाब उन्हें टिकट मिलना चाहिए। फिर मुझे किसी ने बताया कि देखें अब खान साहब की पॉपुलरिटी एज प्रेडिक्शन के ये तो होना था कि अब लोग लड़ेंगे, अब आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा जीतेंगे, 60, 70, 80 जो भी जीतते हैं, और वो जहाँ एस्टेब्लिशमेंट कहेगी वहाँ जाएंगे जैसे पिछली दफ़ा गए थे। इसलिए खान साहब के जो चांसेस हैं 2/3 तो छोड़े, अब सिंपल मेजॉरिटी का लिए भी वक्ता पड़ चुका है। लिटरली वक्ता। खान साहब कह रहे हैं ना कि मैं रिव्यू करूँगा और जो रिजर्व करते हैं मैं उनको देखूँगा और दूंगा, वो सब कहानियाँ है। खान साहब पैसे पकड़ते हैं, पहले भी पैसे पकड़े थे, अब भी पैसे पकड़ रहे हैं, और जिसकी कीमत ज़्यादा होगी वो जहाँ कहेगा टिकट मिलेगा, उन्हें पता है कि जी मैं पॉपुलर हूँ, लोग मुझे वोट दे रहे हैं। तो ये इंसाफ की, अमर बिल मारूफ की, नहीउल मुनकर की कहानी है। आप लोग इसको अपने तौर पे देखें,
पर और जो बातें हैं वो मैं नहीं करना चाहता, जो उन लोगों ने की उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मगर ये तय हो चुका है कि खान साहब को बहुत बड़ा डैमेज होने वाला है। देखें, नेचर का कानून तो है ना, सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो अब देखते ही हैं कि अव्वल तो देखें, इंतखाबात मुझे तो नहीं नज़र आते। इंतखाबात का मतलब है कि ये मुल्क टूट जाएगा। एक ज़िद्दी आदमी की मौजूदगी में जो ना अपोजिशन का रोल करने को तैयार है, वो हर बार असम्बली से भाग जाता है, और हुकूमत में हो तो वो अपोजिशन को भगा देना चाहता है, उसे अंदर रखना चाहता है। और इस हंगामे, शोर, शराबे में इंतज़ाम, देखिए मुल्क की गुड गवर्नेंस तो ख़त्म हो गई ना। अभी मैंने एक वीडियो देखी है कि हैदराबाद में एक बाप है, भाई है, मुझे नहीं पता, बेटी को या बहन को लेके जा रहा है, गाड़ी रुकती है, उसे रोकते हैं और वो लड़की को अगवा करके भरे बाजार से ले जाते हैं। आपने देखा स्वात में आज जो हुआ है, कोई 40 बंदे कहता है कि मारे गए हैं वहाँ, कोई कहता है 30 मारे गए हैं, जो टेलीविज़न है वो 18-19 बता रहे हैं। एक बुरा आलम है, इंतज़ाम मुकम्मल ख़त्म हो चुका है, मैनेजमेंट जिसे कहते हैं वो अब रियासत में बची ही नहीं है। इस रोशनी में आप लोग फैसले कर लें कि मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, इस हाथ में मैंने सामने कोशिश की थी कि मैं आपको कोई अहम बात बता सकूँ, वो तो मैंने आपको बता दिया कि जी अगली हुकूमत के लिए पीटीआई के लोग कहते हैं कि जी आसिफ जरदारी के साथ मिल के बनेगी, मगर मुस्लिम लीग ये कहते हैं कि नहीं, चीफ मिनिस्टर पंजाब की मरियम नवाज होंगी और बिलावल वहाँ प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये कैसे होगा। अच्छा, आसिफ जरदारी तो दोनों के साथ रल मिल सकते हैं, उनको तो पॉलिटिक्स आती है इस पाकिस्तान को, अगर पॉलिटिकली किसी ने, सोशली किसी ने समझाए तो वो है आसिफ जरदारी। जब मुझे लोग ये बता रहे थे तो उसी वक्त आसिफ जरदारी की खबर भी पापा पूरी थी कि नवाब शाह में उन्होंने अपने घर में खिताब फरमाया है और कहा है कि जी अगली हुकूमत हमारी होगी, बिलावल प्राइम मिनिस्टर होगा, बहुत महंगाई है और हम लोगों को रोज़गार देंगे। वो रोज़गार सबको पता है कितना। आखिरी बात ये बतानी थी कि खान साहब अभी भी इम्पोर्टेड हुकूमत के नारे लगवाते हैं, और इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस सियासत में पॉलिटिकली, सोशली लोगों की तरबियत कैसी है कि सबको पता है। खान साहब ने मान लिया कि जी अमेरिका माजरत भी पे उतर आया, लॉबिंग भी कर ली। खान साहब ने कारकुनों से खिताब फरमाया है जमान पार्क में, एक तरफ मुजाहरे हो रहे हैं उनके खिलाफ और जमान पार्क में कारकुनों को जमा किया। तो स्टेज पे एक नौजवान, मुझे नहीं पता वो कौन है, वो कहता है जी एक नारा जो बिल्कुल अब वो नीचे चला गया है, लोग उसे भूलते जा रहे हैं, आज वो नारा लगाते हैं और सब मिलकर जोरदार लगाए कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अब नारा लगा ले, लोगों की जहनी सियासी तरबियत क्या है, लोगों का शऊर क्या है, बसीरत क्या है। इस समाज में जमहूरियत जो है बेसिकली बेचारी तमाशा बनी खड़ी है, रो रही है कि खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, और लगता है इसे माफ़ी मिल जाएगी। आज के लिए इतना बहुत है, इंशाल्लाह कल बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।